हाय एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है मेरे साथ। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी इन इंडिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका काम है टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। GST, that is goods and service tax, is a comprehensive indirect tax that replaces multiple indirect taxes like VAT। मतलब indirect taxes का और भी एग्जांपल VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स एक्सेट्रा, एंड क्रिएटेड ए यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? मतलब कौन सी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। नॉट ए डायरेक्ट टैक्स है हमारा जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीएसटी is an indirect tax. It is collected on goods and services and passed on to the government via sellers। ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस का और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है सेल्स टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर आता है हमारे एंटरटेनमेंट टैक्स, फिर आता है हमारा टोल टैक्स, फिर आता है हमारा सर्विस टैक्स, फिर आता है हमारा जीएसटी, दैट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट है सेल्स टैक्स, एक इंपॉर्टेंट है। सर्विस टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो मैंने बोल दिया कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, फिर डीटीसी दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। देन आता है हमारा कैपिटल गेन टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। प्रॉपर्टी टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म बजट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 12। और आर्टिकल 110 है हमारा मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। और इसको प्रेजेंट करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CPI reflects retail level inflation and is commonly used for policy making by RBI। ठीक है, which body is responsible for preparing the union budget? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन। और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। और हमारा रिजर्व बैंक का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो हाल फिलहाल में नियुक्त है और एक वुमेन है और इसका नाम है पूनम गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन है हमारा सुमन बेरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स द यूनियन बजट एवरी ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कैपिटल रिसीव्ड इन द बजट। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होता है फिजिकल पॉलिसी में, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट्स और लाइबिलिटीज का कोई चेंजेस नहीं होता, उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का कुछ चेंजेस नहीं होता। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट में हमारा लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है और एसेट डिक्रीज करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा एसेट इंक्रीज करता है और लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब आना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स ऑफ पीएसयू। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट में हमारा लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है, कैपिटल रिसिप्ट में हमारा लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है और एसेट डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी नहीं होगा, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और कस्टम ड्यूटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये दोनों आता है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर और सेल्स ऑफ पीएसयू होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। जीएसटी भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैपिटल रिसीव इंक्लूड्स बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, proceeds etc. sales of PSU, disinvestment, so it is a capital receipt, ठीक है, disinvestment। So our next question, question number 8, what does fiscal deficit mean। डेफिसिट मतलब घाटा। तो दो तरह के डेफिसिट होता है, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट, जो मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया एज ऑफ लेटेस्ट अपडेट इज, ऑप्शन नंबर बी 2011 एंड 12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The chief economic advisor prepares and presents the economic survey which is released a day before the union budget, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि सेल्स ऑफ पीएसयू होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल। तो व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज सेल्स ऑफ पीएसयू इसका एग्जांपल है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द गवर्नमेंट सेल्स द शेयर इन पीएसयूज टू रिड्यूस इट्स रोल एंड रेज फंड्स, ठीक है। व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, ठीक है, to control inflation, regulate money supply via tools like repo rate, CRR and SLR। repo rate होता है हमारा RBI lends money to the commercial bank, CRR that is cash reserve ratio and SLR
स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ कि CRR और SLR क्या होता है। तो CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो है हमारा, इज ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट व्हिच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द RBI। मतलब कमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट कहाँ पे स्टोर रखता है, कहाँ पे जमा करता है RBI में, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स और बैलेंसेस। ये होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, जिसका करंट परसेंटेज है 4.50%। अगर CRR इंक्रीज करता है, CRR अगर इंक्रीज करता है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज करता है, और CRR डिक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन्वर्शन रिलेशनशिप। और SLR क्या होता है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। All financial institutions have to maintain a certain quantity of liquid assets with themselves। मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होता है वो अपने आप में कुछ अमाउंट्स स्टोर रखता है, जमा रखता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, देयर टोटल टाइम एंड डिमांड एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, और हमारा जो स्टेटूटरी लिक्विडिटी का करंट परसेंटेज है वो है 18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question है question number 13, which is the largest source of revenue for the government of India। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। GST has become the biggest contributor to India's tax revenue, covering multiple sectors। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the term black money refers to। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनटैक्स्ड इनकम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लैक मनी इज इनकम अर्नड इलीगली और विदाउट पेइंग टैक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता है हमारा डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफ्लेशन इज द फॉल इन जनरल प्राइस लेवल्स often leading to reduced consumer spending। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रेपो रेट। मैंने पहले बोल दिया कि रेपो रेट होता है कि जो RBI लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज इसको ऑपोजिट से बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। रेट एट व्हिच बैंक्स बोरोज फ्रॉम RBI। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको उल्टा करके बोलेंगे तो RBI लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, और बैंक की तरफ से बोलेंगे तो रेट एट व्हिच बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम RBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच RBI लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, हु प्रिपेयर्स द 5 year प्लान्स इन इंडिया बिफोर नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, अब नीति आयोग है। बिफोर नीति आयोग 2015 द प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्ड इंडियाज 5 years प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज FDI स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। FDI refers to investment by a company or individual from one country into business in another country। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। GDP इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स गिवन ए पीरियड। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका PDF मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।